मौद्रिक नीति और उसका आम आदमी पर प्रभाव, एक संपूर्ण ऑडियो आर्टिकल। फ्रेंड्स, आपने मौद्रिक नीति के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी। उसके निर्णय आपको मीडिया के माध्यम से पता लग गए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि यह मौद्रिक नीति देश के आम इंसान को, उसकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? मौद्रिक नीति में बदलाव से आप और हम पर क्या असर पड़ेगा? आइए आज हम सभी इन मुद्दों पर बात करते हैं। हम आंकड़ों के बोझिल मायाजाल से हटकर आसान भाषा में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मौद्रिक नीति क्या है, इसे कौन तैयार करता है और इसका देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है। किसी भी देश की आर्थिक नीति के दो भाग होते हैं, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी और राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। मौद्रिक नीति किसी भी देश का रिजर्व बैंक तैयार करता है, जैसे कि भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, और राजकोषीय नीति वहाँ की सरकारें तय करती है, जैसे कि भारत में वित्त मंत्रालय ये नीति तैयार करता है। क्या है मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीति के बेसिकली दो भाग होते हैं, दो काम होते हैं। पहला होता है साख की लागत पर नियंत्रण, यानी जो ब्याज दर होते हैं उनमें कम या ज्यादा करना, और दूसरा होता है मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण। एक ऐसी नीति होती है मौद्रिक नीति जिसके कारण बाजार में मुद्रा की आपूर्ति और साख की लागत इस तरह बनी रहती है कि विकास की गति भी नहीं रुके और महंगाई भी नहीं बढ़े, मुद्रास्फीति की दर भी बनी रहे। मौद्रिक नीति का हम पर क्या असर है, ये देखते हैं। मौद्रिक नीति से महंगाई की दर घट बढ़ सकती है। लोन जो बैंक हमें देते हैं वो महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है, यानी लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम या ज्यादा हो सकती है। और इन सब की वजह से देश की विकास दर प्रभावित हो सकती है और विकास दर का सीधा सीधा हमारे जनजीवन पर, आम आदमी पर असर पड़ता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना ही मौद्रिक नीति का मूल और प्रारंभिक लक्ष्य है। साख की लागत को नियंत्रण भी इसके माध्यम से किया जाता है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्टेटमेंट में जारी किया है। अब हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति का महत्व क्या है। मौद्रिक नीति अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति निर्धारित करती है और महंगाई पर नियंत्रण करने और कीमतों में स्थिरता लाने का काम करती है। आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसका काम है और रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना। मौद्रिक नीति के माध्यम से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कौन तैयार करता है मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीति देश का केंद्रीय बैंक यानी भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक तैयार करता है। 6 सदस्यीय एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सरकार ने गठित की थी। 2016 में केंद्रीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये कमेटी ही समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी तय करती है और भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग इसकी मदद करता है। कैसे तैयार की जाती है मौद्रिक नीति? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके 2 तरीके हैं, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव यानी प्रत्यक्ष, और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और अप्रत्यक्ष तरीके। पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक तरीकों की। इसमें सबसे पहला होता है SLR और CRR। SLR माने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व और CRR माने कैश रिजर्व रेशो। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल होता है पॉलिसी रेट या रेपो रेट, और फिर होता है रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इन टूल्स के जरिए मौद्रिक नीति तैयार की जाती है।
और गुणात्मक तरीके में होता है मार्जिन आवश्यकताएं यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ऋण विनिमय यानी कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, और चुनिंदा साख नियंत्रण उपाय और नैतिक सलाह। अब हम मात्रात्मक पद्धति की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो टूल है वो है नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। बैंक की कुल जमा राशि का वह भाग जो रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में आरक्षित रखा होता है। इस राशि को बैंक कहीं निवेश नहीं कर सकते और न ही रिजर्व बैंक इस पर बैंकों को कोई ब्याज देता है। इसकी दर समय समय पर बदलती रहती है। दूसरा है सांवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों और गोल्ड में निवेश करना होता है। इस पर बैंकों को कुछ ब्याज मिलता है। इस दर को SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। दूसरा है यानी तीसरा है रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक अल्प अवधि जो कि सामान्यतया 7 से 15 दिन होती है, उसके लिए RBI से लोन लेते हैं। इस पर RBI जो ब्याज दर लेता है वही रेपो रेट होता है। इसी लोन को आगे बैंक उपभोक्ताओं में विभिन्न प्रकार के लोन जैसे हाउसिंग लोन, इंडस्ट्रियल लोन, शॉर्ट टर्म लोन आदि के रूप में बांटता है। इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं। यह मौद्रिक नीति की सबसे इंपॉर्टेंट रेट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो होता है वो रेपो रेट ही होता है। रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेज ऑफर रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसे आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेज ऑफर रेट या रीपर्चेज ऑप्शन भी होता है। रेपो रेट और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में विपरीत संबंध है, यानी जब रेपो रेट बढ़ता है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है और जब रेपो रेट घटती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है। दूसरा है बैंक रेट। यह बैंकों द्वारा RBI से लिया जाने वाला दीर्घावधि ऋण। सामान्यतया जब बैंक अल्पावधि का ऋण तय सीमा जो कि अधिकतम 90 दिन हो सकती है उसमें नहीं चुका पाते, तब यही ऋण दीर्घावधि में बदल जाता है। उस पर RBI थोड़ा अधिक ब्याज वसूलती, इसे ही सामान्यतया बैंक दर कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी सीमांत स्थायी सुविधा। बैंक RBI से एक दिन के लिए लोन लेता है। इसे ओवरनाइट लोन भी कहते हैं। यह इमरजेंसी के लिए लिया जाता है। जब बैंक अपने निर्धारित समय में लोन नहीं चुका पाता तो कुछ समय के लिए वो ये ओवरनाइट लोन लेता है। इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट एक अन्य इंपॉर्टेंट टूल है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक अपना पैसा RBI में जमा कराते हैं तो RBI इस पर ब्याज देता है। यह प्राय मंदी की स्थिति में होता है, जब बैंकों के पास पैसा होता है लेकिन लोग लोन लेने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में बैंक अपनी जमा राशि RBI में जमा करा देता है। और दूसरा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। रिजर्व बैंक जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है तो उस टूल को कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी रिजर्व बैंक जब रेपो रेट पे जो ब्याज बैंकों से लेता है और रिवर्स रेपो रेट पे जो ब्याज देता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। मात्रात्मक पद्धति में जो दूसरे दो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बाजार स्थिरीकरण योजना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में रिजर्व बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों और बिलों की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री करता है। इसे OMO कहते हैं। और बाजार स्थिरीकरण योजना में मौद्रिक प्रबंधन के लिए यह स्कीम 2004 में लागू की गई थी। इसके तहत जब बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ जाता है तो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां और बिलों को लेकर खरीदकर इसे नियंत्रित किया जाता है। अब हम बात करेंगे गुणात्मक पद्धति की। मौद्रिक नीति तैयार करने में जो क्वालिटेटिव मेथड्स उपयोग किया जाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से तो काम में नहीं लिए जाते लेकिन मौद्रिक नीति को तैयार करने और इन टूल्स को उपयोग करने में मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है और बाजार में मुद्रा की पूर्ति पर असर पड़ता है। इसमें पहला है मार्जिनल आवश्यकताएं यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। वाणिज्यिक बैंक सिक्योरिटी या स्टॉक्स के बदले बाजार में ऋण देते हैं।
इन सिक्योरिटीज के असली मूल्य और ऋण की मात्रा में एक अंतर रखा जाता है। इसे ही मार्जिन कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इस मार्जिन की सीमा तय करता है। इसे मार्जिन आवश्यकता या मार्जिनल अनुरोध कहते हैं। इसे हम आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए रिजर्व बैंक ने 30% की मार्जिनल सीमा तय कर दी, तो बैंक जो सिक्योरिटी और स्टॉक्स को अपने बाजार में बेचेंगे तो 100 रुपए के बदले में 70 रुपए, 30 रुपए का मार्जिन रख के 70 रुपए के स्टॉक्स ही वो देंगे। दूसरा है उपभोक्ता ऋण विनियम, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। जब हम किसी सामान को किस्तों पर भुगतान करने की शर्त पर खरीदते हैं, तब आप जानते हैं कि दुकानदार या फाइनेंस कंपनी हमें लोन देने से पहले डाउन पेमेंट की मांग करती है। तो ये डाउन पेमेंट की शर्त जो है रिजर्व बैंक भी कभी कभी वित्तीय संस्थाओं पर लगा देता है, और ये डाउन पेमेंट की जो न्यूनतम सीमा है उसे ही कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं पर न्यूनतम अग्रिम भुगतान की शर्त लगा देती है, तो बाजार में मुद्रा की स्फीति की स्थिति होने पर बाजार से मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाता है। इसे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहते हैं। तीसरा है चुनिंदा साख नियंत्रण उपाय, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अर्थव्यवस्था के किसी विशेष सेक्टर में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई बैंकों को कहता है कि आप इस सेक्टर विशेष में जिसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है वहां पे आप ऋण की मात्रा कम कर दीजिए, और जब अस्फीति होती है तो रिजर्व बैंक कहता है कि आप उस सेक्टर में जहां अस्फीति है यानी मंदी है वहां पे लोन ज्यादा से ज्यादा बांटिए ताकि वहां वो सेक्टर मंदी से उबर सके। इसे ही सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। चौथा है उपभोक्ता ऋण विनिमय, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। मुद्रास्फीति की स्थिति होने पर रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को न्यूनतम अग्रिम भुगतान पेमेंट करने की सीमा तय करता है, और मौद्रिक नीति में इसे ही कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहते हैं। और अंत में आता है नैतिक सलाह। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जारी करने के बाद बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे इसके लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति में आरबीआई की मदद करें। वह समय समय पर बैंकों से यह भी आग्रह करता है कि वे रेपो रेट के आधार पर ही आगे ब्याज दरें तय करें। मौद्रिक नीति कब बदलती है? एमपीसी की बैठक हर 2 माह में होती है। इस बैठक में मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है। जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही 4 से 6 अगस्त 2020 में एमपीसी की बैठक हुई थी। हालांकि इसमें रेपो रेट सहित किसी भी दर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया। इसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह आरबीआई की सलाह से मुद्रास्फीति की दर को 5 साल के लिए तय कर दे और यह दर लचीली हो। वर्तमान में 2016 से 2021 के लिए यह दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 4% है। इसमें 2% कम या ज्यादा तक बदलाव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मौद्रिक नीति और उसका हम पर क्या असर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए नए वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स।